तो देखिए, आज से हम लोग जो है प्रीलिम्स इकोनॉमी के लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। मेरा उसमें जो कंट्रीब्यूशन रहेगा आपके लिए वो ये रहेगा कि अब तक के पैटर्न पे मेरी जो समझ कहती है कि यूपीएससी के पैटर्न पे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इकोनॉमी में, एक तो उनके बेसिक्स, जो बेसिक्स आपको चाहिए मैं साथ में ही कवर करूँगा। साथ साथ में उससे रिलेटेड जो चीज़ें आज चर्चा में हैं, जो यूपीएससी चाहता है कि आपसे प्रश्न वो पूछे जाएं, तो ऐसी एक सीरीज़ में लेके आया हूँ आपके लिए। और मैं इकोनॉमी की जो सीरीज़ है इसमें पूरा प्रयास करूँगा कि वो सारे टॉपिक्स में कवर करूँ जो कि प्रारंभिक परीक्षा प्रीलिम्स 2022 में आपसे पूछे जाएंगे। लेकिन मैं आपसे यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जो पढ़ाने का तरीका है उसमें हम कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे कि इसके आधार पर, इस समझ के आधार पर आप मुख्य परीक्षा में 23 का जो 23 का जो एग्ज़ाम है उस एग्जामिनेशन में जो है आप अच्छा जो है एक अपना परफॉर्मेंस दे पाएँ। तो हम बिना समय बर्बाद किए हुए हम ऐसे स्टार्टिंग से तो स्टार्ट नहीं करेंगे, लेकिन जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जो हमें पढ़ने चाहिए, हम उनको जो है तो मुझे आज जो इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा वो है ब्लू इकोनॉमी। ठीक है, तो ये जो नीली अर्थव्यवस्था है हम इसके बारे में बात करेंगे। हम इसमें क्या क्या देखेंगे? हम इसमें देखेंगे कि जो सेवरल इनिशिएटिव्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से लिए गए हैं, ब्लू रेवोल्यूशन क्या होता है, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज क्या है। उसके बाद फिर आप देखेंगे FIDF के बारे में देखेंगे हम, और ये एक फंड है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सागर मित्र के बारे में चर्चा करेंगे, और जो FPOs होते हैं हम उनके बारे में देखेंगे। उसके बाद अभी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना काफी महत्वपूर्ण है ये आपके लिए, और उसके बाद उसका बैकग्राउंड देखेंगे, क्यों हम ये सब कर रहे हैं। और डीप ओशन मिशन जो है काफी महत्वपूर्ण है। और अभी लेटेस्ट ये जो चर्चा में है ये डीप ओशन मिशन और साथ में सागर परिक्रमा जो है, इनके बारे में हम समझेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो रिसोर्सेज हमारी पूरी दुनिया में, राइट, और वो रिसोर्सेज लगभग खत्म होने जा रहे हैं, और रिसोर्सेज के बेसिस पे हमको जो है हमारी जो इकोनॉमी है वो ग्रो करती है। अगर उसके पास रिसोर्सेज नहीं होंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब अब हम लोग जो है सागरों की तरफ जा रहे हैं कि ताकि उससे हमें जो है एक जॉब सिक्योरिटी, राइट, साथ साथ में हमारा जो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है या लाइवलीहुड का प्रॉब्लम है, बहुत सारे डायमेंशंस में हम इस कॉन्सेप्ट को देख सकते हैं। तो जो नीली अर्थव्यवस्था, ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, इसे हम नीली अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो सागरों से संबंधित है, जो ओशन से संबंधित है। तो कॉन्सेप्ट्स कौन लेके आए? कॉन्सेप्ट जो है ये गुंटेर पॉली जो हैं, ये इस कॉन्सेप्ट्स को लेके आए। ठीक है, किसका? ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है उसको। अब सवाल ये उठता है कि ये क्यों लेके आए, मतलब क्या जरूरत है इसकी? ये इसलिए लेके आए ताकि जो ओशन है, राइट, जो समुद्र है हमारे, उनका जो डेवलपमेंट होगा वो इस तरीके से हो ताकि हम उससे जो है उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि जो हायर प्रोडक्टिविटी है वो हम ले सकें, उच्च उत्पादकता है उसको हम ले सकें। तो अगर मैं ऐसा कहूं तो सही रहेगा, इंडियाज ब्लू इकोनॉमी इज अंडरस्टूड, अ सबसेट ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मतलब ये जो हमारी जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था है उसका एक ब्लू इकोनॉमी एक सबसेट है। ठीक है, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम क्या देखना चाह रहे हैं इस ब्लू इकोनॉमी के माध्यम से, कि जो हमारा एंटायर जो ओशन रिसोर्सेज हैं उस सिस्टम को किस तरीके से हम अपने लिए जो है इकोनॉमिक, इसके अंतर्गत जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है मेरीन का, मैरीटाइम कोस्टल जोन जो हैं, राइट, उसके अंदर आप देखेंगे कि समुद्र के अंदर, अगर मैं संक्षेप में ये कहूँ कि समुद्र के अंदर जो भी संसाधन हैं उनका हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, अपने कंट्रीज के जो लीगल जुरिस्डिक्शन में है उनको हम मैक्सिमम यूज कैसे कर सकते हैं, और अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है ब्लू इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट है, समुद्र के संसाधनों के द्वारा। लेकिन हम उनका यूज कैसे करेंगे? सस्टेनेबल यूज करेंगे। सस्टेनेबल क्यों यूज करेंगे? क्योंकि हम हमारे तो उनको ध्यान में रखते हुए जलवायु परिवर्तन वगैरह की जो समस्याएं हैं,
पॉल्यूशन है, तो इसमें सस्टेनेबल यूज की बात की जा रही है, वो आपको हमें ध्यान रखना होगा। अब प्रश्न क्या उठता है कि मुझे लगता है कि ब्लू इकोनॉमी के बारे में तो आप समझ चुके होंगे, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए नोडल एजेंसी कौन है। ठीक है, अक्सर यूपीएससी एग्जामिनेशन में ये प्रश्न पूछा जाता है कि भाई ये जो ब्लू इकोनॉमी की जो बात चल रही है, इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, ठीक है, जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, ये उसके लिए एक नोडल एजेंसी है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है एक नेशनल पॉलिसी, एक ड्राफ्ट लाया था, और वो ड्राफ्ट को हम कहते हैं कि नेशनल पॉलिसी फॉर इंडियाज ब्लू इकोनॉमी 2021। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है क्या बताता है, द पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स एम्स टू एनहेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लू इकोनॉमी ऑफ इंडिया जीडीपी, improve lives of coastal communities, reserve marine biodiversity and maintain the national security of marine areas and resources। ये ड्राफ्ट ये कहता है कि इसके द्वारा हम अपनी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको हम डेवलप करेंगे, उसको हम कह सकते हैं कि इसको इंक्रीज करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, जीडीपी में हेल्प मिलेगा। उसके बाद जो कोस्टल कम्युनिटीज़ में जो लोग रहते हैं, राइट, उनकी लाइफ की सुरक्षा होगी, मीन्स इकोनॉमी इंप्रूव होगी, माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, और जो मेरीन बायोडाइवर्सिटी होती है, जो जैव विविधता होती है, उसको भी हम इसके अंतर्गत क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे या संरक्षित करेंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो मैंने आपको ब्लू इकोनॉमी के बारे में बताया, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है जो चीज़ें बता रहा हूँ। अब सवाल ये है कि ये जो पॉलिसी है, राइट, इसमें क्या क्या चीज़ें बात की गई हैं। तो कुल मिला के अगर हम एक शब्द में कहें तो इसका मतलब ये है कि हमें एक होलिस्टिक अप्रोच में देखना है कि हमारा जो ग्रोथ है वो किस तरीके से जो है इंडियन इकोनॉमी के लिए हेल्प कर सकता है, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए हेल्प कर सकता है। तो इस पर क्या ध्यान रखना होगा आपको, ब्लू इकोनॉमी क्या होता है। ब्लू इकोनॉमी के साथ साथ आप देखेंगे कि ये जो ड्राफ्ट लाया है, ये ड्राफ्ट क्या कहता है, और ये नोडल एजेंसी कौन सी है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि कुछ सेवरल जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, वो क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो एक ब्लू रेवोल्यूशन करके देखिए आप, ब्लू रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट फिशरीज, ठीक है, सबसे पहला जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ब्लू रेवोल्यूशन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज 2015-16, ये 5 साल के लिए लाया गया था, और ये 5 साल के लिए प्रोग्राम लाया गया था। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि ये 2015-16 में लाया गया था, तो मुझे लगता है कि अब 5 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन एक इनिशिएटिव था, इसलिए मैंने आपको बताया, राइट, इसके पीछे ऑब्जेक्ट वो है। और कह सकते हैं कि जो आज जो फिशिंग है, ये जो फिशरीज है, उसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, राइट, आधारभूत संरचनाओं की कमी है, उसके लिए क्या लाया गया, FIDF। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। FIDF का मतलब क्या है, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर, फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, ठीक है। तो ये जो है एक आधारभूत जो संरचना है जो फिशरीज के लिए होनी चाहिए, उसके लिए ये कोर्स है, जिसे हम FIDF कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है कि ये कोर्स क्या है, आप मेंस एग्जामिनेशन में लिख सकते हैं। और ये जो कोर्स है, ये जो क्रिएट किया गया, ये 2018 और 19 में किया गया। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सागर मित्र करके जो है कॉन्सेप्ट लाया है, जिसमें कोस्टल जो विलेजेस हैं उनमें कुछ लोगों को एज ए सागर मित्र जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, पंजीकृत किया जाएगा, और ये जो है हेल्प करेंगे। अगली बात हम करते हैं, अगली बात ये है कि जो FPOs हैं, देखिए FPOs, ठीक है, FPOs। तो ये FPOs क्या होता है, FPOs का क्या कॉन्सेप्ट है। FPOs का फुल फॉर्म होता है फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, किसान उत्पादक जो कह सकते हैं संगठन होते हैं, वो ये है FPOs। तो FPOs का कॉन्सेप्ट होता क्या है, एक्चुअली देखिए, जब भी कोई फार्मर होता है, जब वो खेती करता है, तो खेती करने के साथ होता क्या है कि जब वो कोई भी चीज़ को कह सकते हैं बेचता है, सेल करता है, तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर सकता है, उनकी स्थिति मजबूत नहीं होती है। इसलिए बहुत सारे फिशरमैन हैं, वो एक मिलके, बहुत सारे फिशरमैन मिलके तरीके से एक
ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लेते हैं तो उनकी एक बार्गेनिंग पावर बढ़ जाती है और वो काफ़ी एम्पावर्ड हो जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि जो एफपीओज हैं उनके माध्यम से जो फिशरमैन हैं वो एक आर्थिक रूप से सशक्त हो जाएं और साथ साथ में उनकी जो है बार्गेनिंग पावर बढ़ जाए, क्योंकि ये क्या होंगे, ये जो है जब ग्रुप में काम होता है तो मुझे लगता है कि उसका ज़्यादा फायदा होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सरकार जो है फिशरीज सेक्टर पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है। फिशरीज का मतलब मत्स्य, हिंदी में उसको मत्स्य कहते हैं। तो मत्स्य जो क्षेत्र है उस पर सरकार काफ़ी ध्यान दे रही है, इसलिए सरकार ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। मैं आपको बताता चलूँ तो हम बात कर रहे हैं कि सरकार के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। तो इसमें प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जिसमें इस मत्स्य संपदा योजना का उद्देश्य ये है कि जो फिश प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा सके। तो दूसरी और क्या ऑब्जेक्ट है इसका, इसका ऑब्जेक्ट है कि जो फार्मर्स की इनकम है वो डबल हो और जो पोस्ट हार्वेस्ट जो लॉसेस होते हैं उसको कम किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बढ़ाया जा सके, ये उसका उद्देश्य है। और ये सवाल ये उठता है कि जो ब्लू रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं हम, जिसे हम नीली क्रांति कहते हैं, जिसमें फिशरीज प्रोडक्शन से संबंधित ये कॉन्सेप्ट है, तो ये उद्देश्य ये है कि किसी भी तरीके से सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर इन द कंट्री, ठीक है, सतत और जिम्मेदार पूर्ण जो विकास हो मत्स्य क्षेत्र में भारत के अंतर्गत। और मैं आपको बताता चलूं कि ये जो मत्स्य संपदा योजना है ये आत्मनिर्भर भारत का जो अभियान है उसका एक हिस्सा है। ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का पीरियड क्या है, तो ये 2020 से 2021 से लेके 2024 और 2025 तो ये जो स्कीम है, ये स्कीम जो है आप देख सकते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2020-21 टू 2024-25 इन ऑल स्टेट्स एंड ड्यूटीज। अब सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज जो है, राइट, वो इसको देख रही है। डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, राइट, ये जो है इसको देख रही है या इसको इम्प्लीमेंट कर रही है। फ्लैगशिप स्कीम है और इस मत्स्य संपदा योजना को सागरमाला स्कीम से जोड़ा गया है। सागरमाला योजना क्या है, सागरमाला योजना का मतलब है कि जो हमारे कोस्टल एरियाज को कनेक्ट करने का एक कार्यक्रम है। जितना भी हमारा कोस्टल एरियाज है इसको जो है कनेक्ट करने का जो प्रोग्राम है उसे हम सागरमाला योजना कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जो मत्स्य संपदा योजना है उसको इसके साथ क्या किया गया है, इसके साथ जो है लिंकेज किया गया है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। सबसे खास इंपॉर्टेंट अभी सरकार ने एक और डिसीजन लिया है कि सरकार जो है फिशिंग हार्बर जो है विशाखापट्टनम में डेवलप कर रही है, आपको ध्यान रखना है। और सरकार जो है फिशिंग हार्बर तो बना ही रही है, साथ साथ में फिशिंग लैंडिंग सेंटर्स भी जो है इस प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक अम्ब्रेला स्कीम है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत क्या होता है, अम्ब्रेला मतलब छोटे छोटे अम्ब्रेला का मतलब एक बड़ा स्कोप होता है अम्ब्रेला, और उसके अंतर्गत जो है 2 सेपरेट कंपोनेंट्स को रखा गया है। तो वो कौन कौन से सेपरेट कंपोनेंट्स हैं, तो इसमें पहला जो कंपोनेंट्स है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ठीक है। जो पहला है वो है सेंट्रल सेक्टर स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब होता है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा सेंट्रल सेक्टर, तो सेंट्रल सेक्टर का मतलब हो गया कि ये जो प्रोजेक्ट होगा ये इसका जो खर्चा होगा, इसका जो कॉस्ट होगा, इसकी जो राशि होगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाएगी। और दूसरा है इसी के अंतर्गत है वो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, ठीक है। एक तो क्या है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, केंद्रीय योजना है ये, तो उसका केंद्र खर्च उठाएगा। लेकिन जब सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है तो इसमें क्या होता है, इसमें शेयरिंग होता है, मतलब यूनियन का शेयर होता है प्लस स्टेट का होता है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है, प्लस स्टेट गवर्नमेंट को भी देना पड़ता है। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसमें 2 कंपोनेंट हैं,
सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका खर्चा कौन उठाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना, इसका खर्चा कौन उठाएगा? दोनों ही उठाएंगे। कौन कौन? दोनों। का मतलब जो है कि केंद्र भी और राज्य भी। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की थोड़ा बात करें तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो फिशरीज होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट फिशरीज और एक्वाकल्चर जो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, खाने के लिए, न्यूट्रिशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनकम के लिए, ये इस दृष्टिकोण से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको बताता चलूँ, द सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू मोर देन 20 मिलियंस फिशर्स एंड फिश फार्मर्स एट द प्राइमरी लेवल। मतलब आप समझ लीजिए कि इस सेक्टर से जो लोगों की जो जीवन यापन जुड़ा हुआ है, जो उनके रोजी रोटी जुड़ी हुई है, लगभग 20 मिलियन फिशरमैन जो है, उससे ज़्यादा ही फिशरमैन जो है, इससे लोग जो हैं, कम्युनिटी जो है, इससे जुड़ी हुई है। और ये सवाल ये उठता है कि ये इन सब चीज़ों के लिए तो है ही है, साथ में अगर भारत में जो मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अफोर्डेबल एक रिच सोर्स है प्रोटीन के लिए, और जो कि सबसे हेल्दीएस्ट ऑप्शन है किसके लिए? टू मिटिगेट हंगर एंड मालन्यूट्रिशन। तो कि अगर आप पूरी दुनिया में देखेंगे तो 70% जो है ग्लोब है, उसमें 70% जो है वाटर है, और 95% जो डीप ओशन है, जो गहरे समुद्र हैं, वो अभी तक रिमेन्स अनएक्सप्लोर्ड, मतलब उनको अभी एक्सप्लोर नहीं किया गया है, राइट। उनके संसाधन अभी उसमें छुपे हुए हैं। और इंडिया के लिए तो सबसे खास बात क्या है कि भारत 3 साइड से, अगर आप देखेंगे तो 3 साइड से भारत जो है सराउंडेड बाय द ओशन, और लगभग 30% हमारी जो पॉपुलेशन होती है वो इन कोस्टल एरियाज में रहती है। तो आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट एक इकोनॉमिक फैक्टर है हमें, हमारी लाइवलीहुड के लिए, राइट, और हमारे ट्रेड के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए, मिनरल्स के लिए, मेडिसिन्स के लिए, और वेदर के लिए, क्लाइमेट के लिए। मतलब कह सकते हैं कि ये जीवन की एक धुरी है। और मैं आपको बताता चलूँ कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया है 2021 से लेके 2030, 21 से 30 को क्या डिक्लेयर किया है? डिकेड ऑफ ओशन। डिकेड ऑफ ओशन मतलब समुद्र के लिए पूरा दशक जो है ये कह सकते हैं कि डिक्लेयर किया है। साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2021, यूएन डिक्लेयर्ड 2021-2030 एज द डिकेड ऑफ ओशन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो समुद्र विज्ञान और सतत विकास के लिए इसको 2021 और 30 को जो है यूनाइटेड नेशंस ने इसको डिक्लेयर किया है। और मैं आपको बताऊं कि इंडिया की जो है एक यूनिक मैरीटाइम पोजीशन है। इंडिया का जो लगभग 7,517 किलोमीटर है, ये कोस्ट लाइन है। आप देखेंगे जो कोस्ट लाइन है ये 7,517 किलोमीटर है, और एक बड़ा कोस्ट लाइन हमारा तटवर्ती क्षेत्र है, जिसमें कि 9 राज्य हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। और अगर देखा जाए तो 1382 आइलैंड्स हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विजन क्या है? न्यू इंडिया विजन 2030, तो जो कि फरवरी 2019 में आया था। और ये जो ब्लू इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, ये 10 डायमेंशन है उसमें, जिसमें कि एक है ब्लू इकोनॉमी। मतलब 2030 का जो एजेंडा है उसमें से सरकार ब्लू इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 21st सेंचुरी है वो उसी की होगी जिसका समुद्र, ओशन, राइट, स्पेस और कह सकते हैं स्पेस, स्काई, इन सब पे कब्जा होगा। बस उसी का जो है दबदबा होगा, आप देख लीजिएगा। और हम यही चाह रहे हैं कि किसी भी तरीके से भारत इस डायरेक्शन में आगे बढ़े, और बहुत सारे जो टारगेट्स हैं वो बहुत सारे टारगेट्स हैं वो पूरे किए जा सके। लक्ष्य बहुत सारे देशों के साथ हम लोग निगोशिएशंस भी करते हैं इस मुद्दे पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने बहुत सारे MOU साइन किए हैं, जैसे नॉर्वे के साथ में, बांग्लादेश के साथ में, आइसलैंड के साथ में, इंडोनेशिया के साथ में, मोरक्को के साथ में, वियतनाम के साथ में। किस लिए? टू प्रमोट बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ फिशरी। और इंडिया जो है वो पार्टी है बहुत सारे मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में, एग्रीमेंट्स में। तो जैसे कि इंडियन ओशन टोना कमेटी है, IOTC है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, बिमस्टेक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे कि भारत ने
इस क्षेत्र में काफ़ी समझौतों के द्वारा, संगठन के द्वारा हम जुड़े हुए हैं फिशरी प्रोडक्शन के लिए। भारत ने भी हाल में 2021 में मैरीटाइम इंडिया समिट में पार्टिसिपेट किया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। अगर हम यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट की गोल की बात करते हैं तो गोल नंबर 14.6 ये है, जो कि यूनाइटेड नेशंस का एक बहुत बड़ा टारगेट है। तो हम WTO की बात कर रहे हैं, तो WTO में आपको बताना चाहता हूँ कि WTO के स्कोप से ये बाहर है। भारत WTO में क्या बात कर रहा है? भारत WTO में ये बात कर रहा है कि अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, भारत जो है क्या बात कर रहा है WTO में? तो अप्रोप्रिएट एंड इफेक्टिव स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट की बात कर रहा है, क्योंकि विकासशील देशों की जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं उनकी कंडीशंस थोड़ा अलग है, इसलिए भारत अपनी बात WTO में रख रहा है। अब मैं आपसे बात करूंगा कि डीप ओशन मिशन क्या है, काफी महत्वपूर्ण है ये। अब हम बात करेंगे डीप ओशन मिशन क्या है। तो जो डीप ओशन मिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स के लिए, तो आपको मैं बताता चलूं कि शॉर्ट में अगर मैं बताऊं कि विद अ व्यू टू एक्सप्लोर डीप ओशन, राइट, हम क्या करना चाहते हैं कि जो गहरे समुद्र हैं उनको हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं फॉर रिसोर्सेज, संसाधनों के लिए, एंड डेवलप डीप सी टेक्नोलॉजी बाय सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज। हम इसके माध्यम से हम तो समुद्र को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और साथ ही साथ जो है उसको हम सस्टेनेबल तरीके से जो है उसके संसाधनों का प्रयोग करना चाहते हैं। तो डीप ओशन मिशन जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ जो अर्थ साइंस है उसके द्वारा इस मिशन को चलाया गया है और ये सपोर्ट करता है ब्लू इकोनॉमी के। इट इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इसमें 6 मेजर कंपोनेंट्स हैं, जैसे डीप सी माइनिंग की बात की गई, इसमें डेवलपमेंट ऑफ ओशन क्लाइमेट चेंज एडवाइजरी सर्विसेज की बात की गई है, डीप सी बायोडाइवर्सिटी की बात की गई है। अब हम गवर्नमेंट के एक और इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, सागर परिक्रमा। सागर परिक्रमा क्या है? इनिशिएटिव विल बी एम्ड एट अंडरस्टैंडिंग चैलेंजेस, एक्सपीरियंसेस एंड एस्पिरेशंस ऑफ फिशरमैन कम्युनिटी। ये एक अभियान है, सागर परिक्रमा पहल है ये। और ये जो सागर परिक्रमा जो पहल है, उसको हम पहल की बात कर रहे हैं, इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं, ये क्या उद्देश्य है इसका? उसका उद्देश्य है अंडरस्टैंडिंग करना, समझना कि जो फिशरमैन कम्युनिटीज हैं उनकी चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं, उनके अनुभव क्या है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, उनकी इच्छाएं क्या हैं, उनकी आकांक्षाएं क्या है, एस्पिरेशन क्या है फिशरमैन कम्युनिटीज की। और सरकार की जो स्कीम चल रही हैं जो कि फिशरीज से रिलेटेड है, राइट, जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, तो ऐसी सारी योजनाओं को, जैसे सागर मित्र है, इन सारी योजनाओं की जानकारी, उनकी जागरूकता, उनके बारे में अवेयरनेस देना इस सागर परिक्रमा का मेन ऑब्जेक्ट है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सागर परिक्रमा है ये डिपार्टमेंट ऑफ फिशरी, मिनिस्ट्री एंड फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, राइट, इसके द्वारा जो है इसको लॉन्च किया गया है सागर परिक्रमा। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो है कह सकते हैं जो भी सी रूट जो कवरिंग कोस्टल स्टेट और यूटी है उनके लिए है ये। और ये फेज वाइज है, फेज मैनर में है, और ये गुजरात से शुरू हुआ है 5 मार्च 2022 को फ्रॉम मांडवी, राइट, MAND मांडवी, ठीक है, आज से स्टार्ट हुआ है। स्टार्ट हुआ है मांडवी से, मांडवी गुजरात से स्टार्ट हुआ है। ये एंड होगा पोरबंदर गुजरात, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो भी मैरीटाइम जो स्टेट्स हैं और यूटीज हैं, राइट, इनको फेज मैनर में इनको कवर करेगा। तो ये सागर परिक्रमा क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, करंट अफेयर्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं इस फिशरी सेक्टर के लिए, इसने काफ़ी इम्प्रेसिव ग्रोथ जो है भारत में लाया है। तो अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर हम अभी के ग्रोथ रेट की बात करें तो हमारा इस समय जो ग्रोथ रेट है फिशरी सेक्टर का वो लगभग 10% है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि इम्प्रेसिव ग्रोथ रेट है ये फिशरी में। आप देखेंगे तो जो फिशरी सेक्टर का जो है एनुअल ग्रोथ रेट है इम्प्रेसिव है काफ़ी, जो कि लगभग 10% है। और ये कब के लिए? 2014-15 टू 2018-19 और 19 के लिए 10% ग्रोथ रेट है फिशरी सेक्टर का, ठीक है। ये मेंस में आप लिख सकते हैं। और फिश प्रोडक्शन के मामले में अगर मैं बात करूं तो इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है फिश प्रोडक्शन में, फिश उत्पादन की बात कर रहा हूं, तो लगभग मोर देन 7% के आसपास जो है इसका जो है
कह सकते हैं फिश प्रोडक्शन में 7%, मोर देन 7% है, तो ये काफ़ी अच्छा है। जबकि भारत में अभी कोविड-19 पैंडमिक भी रहा है, और 19 पैंडमिक के बाद भी जो है इंडिया ने जो है अचीव किया है ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट्स ऑफ मैरीन प्रोडक्ट्स। तो ड्यूरिंग अप्रैल फैब टू 2021 तो हमारा मैरीन प्रोडक्ट्स का काफ़ी अच्छा एक्सपोर्ट भी हुआ है। तो ये आज मैंने जो अर्थव्यवस्था के बारे में आपको एक जो पहला अपना जो टॉपिक रखा है उसमें महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा की है, जो कि परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, आज मैंने पहला सीरीज जो है ये खत्म किया है इकोनॉमी का। अब एक सबसे सवाल ये उठता है कि आप ठीक है, आप देख तो रहे हैं, आप सुन भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जरूरत ये होती है कि लिखने के लिए बहुत सारा समय लग जाता है। जब हम सुनेंगे तो हमें याद हो जाएगा, ठीक है, लेकिन लिखने का क्या, क्योंकि लिखने में समय लगता है। तो अगर आपको रिटेन नोट्स चाहिए जो मैं लेक्चर्स ले रहा हूँ, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपको रिटेन फॉर्म में भी है, तो उससे आप प्रारंभिक परीक्षा में आप अपनी अच्छी जगह बना सकते हैं और फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।